हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये परागण की परिभाषा है या पोलिनेशन की डिफिनेशन है। चलिए परागण की परिभाषा या पोलिनेशन की डिफिनेशन को इस चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ये जो आप पुष्प देख रहे हैं, इसमें ये जो परागकोश होते हैं, जब ये परिपक्व होते हैं या जब पकते हैं तब ये फट जाते हैं या स्फुटित होते हैं। फटने पर या स्फुटित होने पर इसके अंदर जो पराग कण भरे रहते हैं वो किसी न किसी माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इसे ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले मेरे अपने चैनल में परागण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, परागण का महत्व क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। तो आप उनका डिटेल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम स्वपरागण के बारे में बताएंगे, अर्थात परागण के प्रकार दो होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो आज के वीडियो में स्वपरागण के बारे में बताएंगे और परपरागण के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो स्वपरागण क्या होता है इसके बारे में आज हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए इसकी सबसे पहले स्वपरागण की परिभाषा जान लेते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। अर्थात जब एक पुष्प का परागकण जो होता है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो स्वपरागण होता है। यह क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही होती है, यानी स्वपरागण की क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में होती है या बाइसेक्सुअल पुष्पों में ही होती है। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं तो उसे ही स्वपरागण कहा जाता है। चलिए अब आपको चित्र के माध्यम से बता दें कि स्वपरागण कैसे होता है। तो ये जो पुष्प देख रहे हैं आप, इसमें जो पुमंग का परागकोश होता है, जब ये परिपक्व हो जाता है, अर्थात परागकोश जब परिपक्व होता है तो फट जाता है या स्फुटित होता है और इसमें से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे ही स्वपरागण कहा जाता है। अर्थात एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो उसे ही स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण उभयलिंगी पुष्पों अथवा एक ही पौधे में उपस्थित एक लिंगी पुष्पों में होता है। तो इसी आधार पर स्वपरागण को दो भागों में बांटा गया, एक ऑटोगैमी और दूसरा गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, इसको हिंदी में स्वक युग्मन कहा जाता है। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के पराग कोशों में बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता है। अतः ऑटोगैमी के लिए क्या होता है, केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वक युग्मन में पुष्प अपने ही पराग कणों के द्वारा परागित होते हैं तो उसे ही ऑटोगैमी कहा जाता है। तो आपको अच्छी तरह से ऑटोगैमी क्या होती है समझ में आ गई होगी। फिर से बता देते हैं एक बार कि जो ऑटोगैमी होती है इसमें स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकोशों में बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता है। अब दूसरा है गिटेनोगैमी, इसे हिंदी में सजात पुष्पी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प को परागित करते हैं। ऑटोगैमी में क्या था कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते थे तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता था। और गिटेनोगैमी में क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प को परागित करते हैं तो उसे गिटेनोगैमी कहते हैं या सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। इस प्रकार सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। अर्थात जो गिटेनोगैमी होती है वो एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होती है। तो इस प्रकार से स्वपरागण को दो भागों में बांटा गया, ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। चित्र के माध्यम से
आपको मैंने समझा दिया है कि ऑटोगैमी क्या है और गिटेनोगैमी क्या है। अब स्वपरागण के लिए कुछ अनुकूलन होते हैं। किस तरह से स्वपरागण के लिए पुष्प अनुकूलित हो जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो पुष्प में स्वपरागण संपन्न कराने के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और उसके अनुसार अनुकूलन प्राप्त किए जाते हैं। तो जिसमें से पहला है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, कुछ पौधों में पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं, अर्थात कभी नहीं खिलते हैं अथवा उस समय तक बंद रहते हैं जब तक कि उसमें परागण अथवा निषेचन क्रिया संपन्न नहीं हो जाती है। ऐसे पुष्पों को ही क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है या कहते हैं। पुष्प के बंद रहने की स्थिति में केवल इसमें स्वपरागण ही संभव हो पाता है, अर्थात जब पुष्प बंद रहता है तो इसमें स्वपरागण ही संभव होता है, पर परागण हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पुष्प बंद है। बंद पुष्प में ही परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और पुष्प बंद ही रहता है। होता क्या है कि परागकण पराग कोशों से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ऐसे पुष्प कैसे होते हैं, सुगंध रहित, मकरंद रहित, अनाकर्षक व छोटे, क्योंकि उनको सुगंध की कोई जरूरत नहीं है, मकरंद की कोई जरूरत नहीं है, अनाकर्षक होंगे, आकर्षक नहीं होंगे और छोटे होंगे, यानी उन्हें किसी भी कर्मक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें स्वपरागण ही हो जाता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दें, कनकौआ में इसमें क्लिस्टोगैमी यानी क्लिस्टोगैमी के अनुसार स्वपरागण होता है। अब अगला अनुकूलन है होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होता है, अर्थात इसे हिंदी में समकाल पक्वता कहते हैं। समकाल पक्वता अर्थात समान समय में परिपक्व होना, मतलब ये कि जब एक ही समय पर परागकोश तथा वर्तिकाग्र या अंडप पक कर तैयार हो जाते हैं तो उसे होमोगैमी कहा जाता है। और इस प्रकार उभयलिंगी पुष्प में स्वपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं होता है कि इस प्रकार के प्रत्येक पुष्प में स्वपरागण ही हो, फिर भी कुछ कारण होते हैं, कुछ कारणों को वजह से उसमें स्वपरागण होता है। आपको बता दें कौन कौन से कारण होते हैं। वायु, कीटों अथवा अन्य किसी साधन से उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और स्वपरागण संपन्न हो जाता है। अगर दूसरे कारण को देखा जाए तो कुछ पुष्पों में पुंकेसर तथा कुछ में वर्तिका इस प्रकार पकने पर ऐंठ जाते हैं कि वर्तिकाग्र परागकोश से स्पर्श करने लगते हैं और परागण प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से परागण हो जाता है। तो होमोगैमी के कुछ उदाहरण आपको बता दें, जैसे गुलाबास है, पीली कटेली है, ग्रेविया है, आदि में होमोगैमी रूप से स्वपरागण होता है। फिर अगला अनुकूलन है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता में क्या होता है कि कुछ पुष्पों में नर व मादा अंगों को अलग अलग समय पर परिपक्व होने पर कई बार इस प्रकार की व्यवस्था होती है, अर्थात कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें नर अंग अलग समय में परिपक्व हो जाता है और मादा अंग अलग समय में परिपक्व होता है। तो ऐसी स्थिति में उभयलिंगी पुष्प में स्वपरागण संभव तथा सफल होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण आपको बता दें, जैसे सदाबहार, गंधराज, सूर्यमुखी आदि उदाहरण भिन्न काल पक्वता के होते हैं। चलिए अब आपको स्वपरागण के लाभ और हानियों के बारे में संक्षिप्त रूप से जल्दी से बता देते हैं। तो सबसे पहले स्वपरागण के क्या क्या लाभ होते हैं, अर्थात एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। तो पहला है स्वपरागण पराग कणों के स्थानांतरण के लिए किसी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, अतः इसमें परागण के लिए असफल होने की संभावना कम होती है। मतलब ये हुआ कि स्वपरागण के लिए किसी बाह्य कारक या किसी कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अपने आप परागण हो जाता है। इसलिए न जल, न वायु, न कीट, न कोई भी जंतु यानी किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। एक तो लाभ ये हुआ, और दूसरा स्वपरागण में बहुत कम परागकणों की आवश्यकता होती है और उनकी क्षति भी कम होती है, अतः पौधे को बहुत अधिक संख्या में परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि स्वपरागण में होता क्या है कि एक पुष्प से उसी पुष्प में परागण हो जाता है या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प में परागण हो जाता है, तो इसमें परागकणों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, अधिक व्यर्थ नहीं होते हैं परागण। फिर अगला है स्वपरागण के लिए अधिक बड़े, आकर्षक व सुगंधित पुष्पों की आवश्यकता नहीं होती है। किसी आकर्षण की आवश्यकता होती नहीं क्योंकि किसी को इनको बुलाना होता नहीं है परागण के लिए, इसलिए ये अधिक बड़े, आकर्षक व सुगंधित पुष्पों की तरह से नहीं होते हैं, अर्थात ये गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर अगला है, चूंकि स्वपरागित पौधों में भिन्न जनकों के लक्षण का संलयन नहीं होता है, अतः स्वपरागित जातियों में आनुवांशिक शुद्धता अनिश्चित काल तक बनी रहती है। तो इसमें होता क्या है कि जेनेटिक प्योरिटी बनी रहती है,
जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो बनी रहती है, अशुद्ध नहीं होते हैं पौधे। तो ये कुछ हुए एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात स्वपरागण के लाभ। अब हानियों में आपको बता देते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें से पहला है कई पीढ़ियों तक निरंतर स्वपरागण की ओज को हानि होती है, जिसके कारण संततियां कमजोर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हानि ये होती है इसमें कि स्वपरागण से ओज की हानि हो जाती है, लॉस ऑफ विगॉर हो जाता है, संततियां इनकी कमजोर होने लगती हैं, जो संतानें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं बार बार स्वपरागित होने से। और फिर दूसरा है स्वपरागित पौधों में नए लाभदायक लक्षण समावेशित नहीं किए जा सकते, अर्थात नए नए पौधे उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उसमें नए लक्षण नहीं लाए जा सकते हैं, जो उसके मात्र पौधे में थे वही रह जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।